नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 101 की इस खास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इग्नू बीएपीएसएच के स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए आप एकदम सही जगह पर हैं। यहाँ हम मिलकर आपके कोर्स के लोकतंत्र वाले चैप्टर को इतना आसान और मजेदार बना देंगे कि आपको सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है। हम सब इसका इस्तेमाल भी करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? ये कितना गहरा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जितना सीधा साधा लगता है उतना है नहीं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और हर कॉन्सेप्ट पानी की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से और समझते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र है क्या। तो देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। दुनिया में ज्यादातर लोग इस बात पर तो राजी हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का राज या रूल बाय द पीपल। यहाँ तक सब ठीक है। असली प्रॉब्लम शुरू होती है इस सवाल पर कि इस लोगों के राज को हकीकत में लागू कैसे किया जाए। इसी कैसे पर सबकी राय अलग अलग है और इसीलिए हमें दुनिया में अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब इस स्लाइड पर ये शब्द देखिए, अंतर्विरोध। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। आप इसे एक पहेली की तरह समझ सकते हैं। लोकतंत्र का पूरा आइडिया ही ऐसी कई पहेलियों से भरा है जहां दो जरूरी चीजों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो फिर वो कौन से बड़े सवाल हैं? वो ये हैं, लोगों की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन को कैसे पक्का किया जाए, आज़ादी और बराबरी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, जो लोग गिनती में कम हैं यानी माइनॉरिटीज, उनके अधिकारों को कैसे बचाया जाए, और ऐसा होने से कैसे रोका जाए कि बहुमत अपनी मनमानी करने लगे। यही वो चुनौतियां हैं जिनसे हर डेमोक्रेसी को जूझना पड़ता है। चलिए अब लोकतंत्र के सबसे बड़े अंतर्विरोध को समझते हैं। ये है आज़ादी और बराबरी की टक्कर। ये एक ऐसी कशमकश है जो लोकतंत्र के दिल में बसती है। अगर हम इतिहास में देखें तो यूरोप में दो तरह की सोच पैदा हुई। एक थी इंग्लिश ट्रेडिशन, जो स्वतंत्रता यानी एक व्यक्ति की आज़ादी पर सबसे ज्यादा जोर देती थी, और दूसरी थी फ्रेंच ट्रेडिशन, जो समानता यानी सबकी बराबरी को ज्यादा जरूरी मानती थी। बस यहीं से डेमोक्रेसी को देखने के दो अलग अलग नजरिए बन गए। तो बात यह है कि स्वतंत्रता यानी लिबर्टी भी दो तरह की होती है। पहली है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है सरकार की दखलंदाजी से आज़ादी, कि भाई स्टेट हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। ये कहती है कि नहीं, सरकार को बीच में आना होगा, दखल देना होगा, ताकि समाज में बराबरी आ सके और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो लोकतंत्र हमेशा इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस खोजने की कोशिश करता है। तो आज़ादी और बराबरी की इस बहस के बीच आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज असल में काम कैसे करती हैं? चलिए सबसे कॉमन मॉडल को समझते हैं, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये तो बिल्कुल वही सिस्टम है जो हमारे देश भारत में चलता है। हम सब खुद जाकर तो पार्लियामेंट में कानून बनाते नहीं है ना? हम क्या करते हैं? हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जैसे एमपीज और एमएलएज, और वो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अच्छा, सिस्टम तो समझ आ गया, पर असली सवाल तो ये है कि इस सिस्टम में पावर किसके पास है, ताकत का सेंटर कहाँ है? इस पर पहला नजरिया है बहुलवाद। बहुलवाद का आइडिया ये कहता है कि पावर किसी एक इंसान या ग्रुप की तिजोरी में बंद नहीं है, बल्कि ये समाज में अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। जैसे किसानों के संगठन हैं, व्यापारियों के ग्रुप्स हैं, मजदूर यूनियनें हैं। ये सभी ग्रुप्स अपनी अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर असर डालते हैं, और इसे डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात माना जाता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या पावर सच में इतनी बराबरी से बटी हुई है? यहीं पर आती है एक बिल्कुल अलग कहानी, एक दूसरा नजरिया। ये थ्योरी, जिसे संभ्रांतवाद या एलिटिज्म कहते हैं, बहुलवाद की ठीक उलट है। ये कहती है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार कोई भी बनाए, असली पावर तो हमेशा मुट्ठी भर अमीर और ताकतवर लोगों के हाथ में ही रहती है। ये मानते हैं कि पर्दे के पीछे से देश को यही एलीट क्लास चलाती है। तो सिंपल शब्दों में बहुलवाद कहता है पावर बंटी हुई है, और संभ्रांतवाद कहता है कि पावर कुछ ही लोगों के पास है।
चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो लोकतंत्र का आइडिया है ये पूरी दुनिया में फैला कैसे, इसका सफर कैसा रहा। ये बहुत दिलचस्प है कि डेमोक्रेसी दुनिया में एक सीधी लाइन में नहीं फैली, बल्कि ये लहरों की तरह आई। जैसे 1974 में एक तीसरी लहर शुरू हुई, लेकिन 80 के दशक में कुछ देशों में लोकतंत्र खत्म भी हुआ, जिसे काउंटर वेव कहते हैं। फिर कोल्ड वॉर खत्म होने पर ये लहर और आगे बढ़ी, और हाल ही में जो अरब स्प्रिंग हुआ था उसे कुछ लोग चौथी लहर की शुरुआत भी मानते हैं। अब ये एक भविष्य का कॉन्सेप्ट है। आज की दुनिया में देखिए, क्लाइमेट चेंज या आतंकवाद जैसी समस्याएं किसी एक देश की नहीं है, ये ग्लोबल हैं। तो विश्ववादी लोकतंत्र का आइडिया कहता है कि लोकतंत्र को भी अब ग्लोबल होना पड़ेगा, मतलब यूएन जैसे इंटरनेशनल संगठनों को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है। तो चाहे देश की बात हो या पूरी दुनिया की, लोकतंत्र की गाड़ी का इंजन क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना ये चल ही नहीं सकता? बिल्कुल सही, लोगों की भागीदारी, यानी हम सबका पार्टिसिपेशन। और भागीदारी का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार जाकर वोट का बटन दबाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये एक फुल टाइम काम है। किसी संगठन से जुड़ना, किसी प्रदर्शन या रैली में हिस्सा लेना, दोस्तों के साथ देश के मुद्दों पर बात करना और यहाँ तक कि इंटरनेट पर अपने विचार रखना, ये सब भागीदारी का ही हिस्सा है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में सब कुछ याद रहे। तो एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? पहला, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, पर इसमें कई अंतर्विरोध हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है स्वतंत्रता और समानता के बीच बैलेंस बनाना। तीसरा, आज का सबसे कॉमन सिस्टम है प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो एक इनडायरेक्ट सिस्टम है। चौथा, पावर किसके पास है, इस पर 2 थ्योरीज हैं। बहुलवाद यानी पावर बंटी हुई है, और संभ्रांतवाद यानी पावर कुछ ही लोगों के पास है। और आखिर में, लोकतंत्र दुनिया में लहरों में फैला है और इसकी जान है नागरिक भागीदारी। बस इतना याद रखना है। और अंत में बस एक सवाल या कहिए एक सोच आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। लोकतंत्र एक मंजिल नहीं, एक सफर है। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने पा लिया और काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसे हम सबको मिलकर हर दिन बेहतर बनाना होता है। इस पर सोचिएगा जरूर।